अब हमें जो कॉस्ट पढ़नी है, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिटर्न में हम लोग ने पढ़ा कि एक शॉर्ट रन होता है और एक लॉन्ग रन होता है। ये हम क्यों बता रहे हैं, लॉ ऑफ रिटर्न क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट जब आप बोलते हो तो कॉस्ट क्या है? जो आप इनपुट के लिए पैसा दे रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब के लिए जो पैसा दे रहे हो वही तो आपकी कॉस्ट है। और लॉ ऑफ रिटर्न में हम लोग ने पढ़ा था कि शॉर्ट रन में वो जो इनपुट होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, फिक्स इनपुट यानी कि फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल इनपुट यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स। और लॉन्ग रन में सारे ही हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, यहां पे फिक्स फैक्टर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो अब कॉस्ट, अगर एक लेमैन टर्म में हम लोग कॉस्ट को बोले तो कॉस्ट क्या है? जो आप इनपुट्स पे पैसा खर्चा कर रहे हो, तो फिक्स फैक्टर्स पे भी पैसा खर्चा कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर्स पे भी पैसा खर्चा कर रहे हो। तो यहां पे अगर आप देखो तो एक फिक्स कॉस्ट हो जाएगी जो पैसा आप फिक्स फैक्टर पे कर रहे हो, एक वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी जो पैसा आप वेरिएबल फैक्टर पे खर्चा कर रहे हो। लेकिन यहां पे आप देखो तो ऐसा कुछ फिक्स कॉस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसे ही आप टोटल कॉस्ट मान लेते हो। तो कॉस्ट को भी हम लोग लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि लॉन्ग रन नहीं पढ़ना है, लॉन्ग रन बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ना है और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। लॉन्ग रन में 2-3 डेफिनेशन और 1-2 ग्राफ हैं बस। तो हम लोग का जो फोकस रहेगा वो शॉर्ट रन रहेगा। और शॉर्ट रन में हमने एक चीज तो तुम लोग को बता दी कि शॉर्ट रन में जो डिफाइन ही किया जाता है कि सम इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड सम इनपुट्स आर वेरिएबल, जहां पे वेरिएबल वर्ड का मतलब ही होता है जो चीज चेंज हो सकती है। तो कुछ इनपुट फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं, कुछ इनपुट वेरिएबल होते हैं जो चेंज होते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर लेना है तो फिक्स इनपुट में आप रेंट, अब काम करो ना करो रेंट तो देना ही देना है, ठीक है। आपने लोन ले रखा है, उस लोन पे इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। वेरिएबल इनपुट में क्या है? कैजुअल लेबर, आपके पास एक्स्ट्रा काम आ रहा है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर हायर कर ले रहे हो, तो उनको जो आप पैसा दे रहे हो वो वेरिएबल इनपुट है। काम ज्यादा है तो लेबर ज्यादा, काम कम तो लेबर कम। एक होता है परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ फिक्स है, काम हो ना हो वो रहेगा ही रहेगा। एक होता है कैजुअल वर्कर जो आप एक्स्ट्रा हायर कर लेते हो। तो फिक्स इनपुट पे जो आप पैसा खर्चा करते हो उसे बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल इनपुट पे जो आप पैसा खर्चा करते हो उसे बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड या मनी कॉस्ट पेड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स और मनी कॉस्ट पेड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। अब ये जो पूरा कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है 3 तरीके का होता है, एक टोटल, एक एवरेज और एक मार्जिनल। लॉ ऑफ रिटर्न में भी तो यही था ना भाई, लॉ ऑफ रिटर्न में भी तो ऐसा ही था, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहां पे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो फिक्स और वेरिएबल है ये टोटल और एवरेज के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे और मार्जिनल के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग का, हमने बोला फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट में सबसे पहला आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जिसको हम लोग अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। अनअवॉइडेबल क्यों कहते हैं? अब जैसे आपने जगह स्टार्ट करनी थी, आपने रेंट ले लिया, अभी रेंट ले लिया, काम हो ना हो रेंट तो दोगे ना, तो अनअवॉइडेबल, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक बार आपने पे कर दिया तो पे कर दिया, ये ना बढ़ेगा ना कम होगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर या मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, ठीक है। जो फिक्स फैक्टर पे आप पैसा खर्चा कर रहे हो वो आपकी होती है फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट की खास बात क्या होती है? इट एग्जिस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। कहने का मतलब आप अपना आउटपुट या प्रोडक्शन जीरो कर दो तो
तो भी फिक्स कॉस्ट, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये कभी जीरो नहीं होगी, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी। जैसे हमने कहा कि आपने रेंट पे एक जगह ली और रेंट पे कर रहे हो आप 100 रुपीज, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। अभी फैक्ट्री में ताला बंद हो गया, कोविड आ गया, काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप रेंट पे कर रहे हो 100, तो आउटपुट चाहे जीरो हो जाए या आप जितना भी आउटपुट कर लो, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते तो उसका पैसा भी चेंज नहीं होगा। भाई रेंट पे जगह ले ली, रेंट हर एक साल के बाद बढ़ता है, हम तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट रन में थोड़ी रेंट बढ़ेगा, शॉर्ट रन में थोड़ी आप मशीन बार बार खरीदोगे। आपने एक बार मशीन खरीद ली, 5 लाख की मशीन थी, तो आपकी फिक्स कॉस्ट 5 लाख हो गई, अब काम करो ना करो 5 लाख तो है ही। तो फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता है, आउटपुट और टोटल फिक्स कॉस्ट 0 1 आउटपुट क्यू से शो करते हैं, तो क्यू 2 3 4 5, फिक्स कॉस्ट 100 है तो हर बार 100 रहेगा। आपने जगह ले ली, अब आप काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट 100 है तो 100 ही रहेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है अनअवॉइडेबल कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये आउटपुट के साथ बढ़ नहीं रहा है, ये सेम रहता है, इट रिमेन सेम। इट रिमेन्स सेम, या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज ही नहीं होएगा, ये हर बार क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, आपकी ये कॉस्ट इतनी ही रहेगी, चाहे ज्यादा प्रोडक्शन करो चाहे कम प्रोडक्शन करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप जो है रेंट तो बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, रेंट का एग्रीमेंट होता है, 11 महीने के बाद रेंट बढ़ता है, 11 मतलब 1 साल समझ लो, तुम्हारा 1 साल बाद चलेगा ना, हम तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं ना, हम लोग लॉन्ग रन की तो बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। और प्लस रेंट वालों की बात करें तो आज भी बेचारे कुछ ऐसे रेंट वाले जिन्होंने 100 रुपए महीने पे रेंट पे जगह ली थी, आज तक वो 100 रुपए दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे जो 50 रुपए, 25-30 साल हो गए 85 रुपए रेंट दे रहे हैं। खैर वो एक अलग चीज होती है, रेंट बढ़ता है, साल भर का गैप होता है, साल भर के बाद बढ़ता है, हर 2-3 महीने पे नहीं बढ़ता है। और ना ही आपका फैक्ट्री जिसकी जगह आपने किराए पे ले रखी है लैंडलॉर्ड, वो ये भी नहीं कह सकता है तुम्हारा काम बड़ा अच्छा चल रहा है रेंट बढ़ा दो। अब वो अगले साल ही बात होगी रेंट बढ़ने की, वो भी एक फिक्स उस पर बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली वो कहेगा नहीं इतने से इतना बढ़ा दो, वो सिस्टम फिक्स होता है। तो अभी फिलहाल शॉर्ट रन है, आपने जगह किराए पे ले ली, काम नहीं था, ताला 2 महीने बंद रहा तो भी फिक्स कॉस्ट आप रेंट दे रहे थे, काम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे काम बढ़ता गया तो भी आप उतना ही रेंट दे रहे हो। तो इसको अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट देखो जरा ग्राफ पे कैसे दिखाई जाती है। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं आउटपुट, और वाई एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं कॉस्ट। आउटपुट चाहे कुछ भी हो, फिक्स कॉस्ट आपने एक 100 रुपीज खर्चा कर दिया, अब ये इतना ही रहेगा, आप आउटपुट बढ़ाते चले जाओ, ये इतना ही रहेगा ऐसे। तो फिक्स कॉस्ट हमारी होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों पैरेलल जा रही है? आपका आउटपुट 1 है तो भी फिक्स कॉस्ट 100, आपका आउटपुट 2 है तो भी फिक्स कॉस्ट 100, आपका आउटपुट 3 है तो भी फिक्स कॉस्ट 100। ये फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगी। तो फिक्स कॉस्ट सबको क्लियर है? किसी को फिक्स कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम है? चाहे कुछ भी हो जाए, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसे ही कहते हैं ओवरहेड या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखो जो फैक्ट्री वाले होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके साथ एक बड़ा मसला होता है। अगर जैसे कोविड आया, कोविड में तालाबंदी हो गई, 3 महीने काम नहीं होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन उनका एक परमानेंट स्टाफ है, उसको थोड़ी भगा देंगे, उनको तो किराया देना ही देना है। अगर उन्होंने जगह रेंट पे ले रखी तो अब 3 महीने के लिए छोड़ेंगे थोड़ी, तो उनको रेंट पे करना ही करना है, तो काम नहीं भी होगा तो भी उनको ओवरहेड तो बियर करना ही पड़ता है, वो ही होता है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। इसके बाद आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
मनी कॉस्ट या मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप वेरिएबल फैक्टर्स पे पैसा खर्चा कर रहे हो, इसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्योंकि ये प्राइमरी कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आउटपुट के साथ वेरी करती है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या फिर अवॉइडेबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अवॉइडेबल कॉस्ट। इट वेरीज, देखो हम यहां डेफिनेशन नहीं लिख रहे हो, बस हमने एक बता दिया, एक आइडिया, एक एक लाइन की डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। हमें समझ में आ गया कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल इनपुट, ठीक है। इट वेरीज डायरेक्टली विद आउटपुट। वेरीज डायरेक्टली, वेरीज मतलब चेंज होना, ये आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज होता है, विच मीन अगर हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए इसे डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और इसे अवॉइडेबल कॉस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम आउटपुट को जीरो कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगा। तुम्हें काम ही नहीं करना, तुमने मटेरियल ही नहीं खरीदा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगा। जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा मटेरियल खरीदोगे, उतने ज्यादा लेबर हायर करोगे, काम कम होगा मटेरियल कम खरीदोगे, लेबर भी कम कर दोगे, तो ये तुम्हारा होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ता है ये चीज समझो। हमने ये तो बोल दिया कि आउटपुट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, बट इतना सिंपल तरीके से नहीं बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक चीज याद रखना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, पहले धीरे धीरे बढ़ता है और फिर इवेंचुअली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। पहले धीरे धीरे बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट पे और फिर बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे। तो हमने कहा आउटपुट के बढ़ने से टीवीसी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है, पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट, ठीक। इसका रीजन है, इसका रीजन बताते हैं क्या है। इसका एक सिंपल सा रीजन याद रखना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। याद है लॉ, रिटर्न टू फैक्टर में आखिरी क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझाया था। इसका रीजन कभी भी वन लाइन में पूछा जाए ना कि ऐसा क्यों होता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट के बारे में याद रखो कि प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। प्रोडक्टिविटी यहां पे एवरेज प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट आपका फॉल करता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से होता है। लॉ में अगर याद हो, पहले इंक्रीजिंग रेट चलता है, पहले क्या चलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न चलता है। तो जब लॉ में इंक्रीजिंग रिटर्न चलता है, याद रखना टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है ना, तो इंक्रीजिंग रिटर्न चलता है। तो जब वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न चलता है तो जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। ये मैथमेटिक्स है। ये क्या है? मैथमेटिक्स है। मैथ की वजह से ऐसा हो रहा है कि अगर तुम्हारे टीपी में इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है, मतलब आप एक लेबर को बढ़ा रहे हो, लेबर पहले से ज्यादा आउटपुट दे रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट उस लेबर पे जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो उसी को तो वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो आपका जो लेबर की कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि हर लेबर पहले से ज्यादा आउटपुट देगा तो लेबर की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन बाद में क्या चलता है? डिक्रीजिंग रिटर्न आ जाता है। जब वहां डिक्रीजिंग रिटर्न आ जाएगा तो यहां पे फिर कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट।
मतलब अब वहां पे क्या हो रहा है, हर नया लेबर पहले से कम काम करेगा, तो जो उस पे जो मेरा कॉस्ट है वो अब तेजी से बढ़ने लग जाएगा। ये मैथ की फिगर है, ये किसी ने अपने मन से नहीं बनाया है, ठीक है। उन्होंने इस चीज पे वैल्यूज लेके जब पुट किया और देखा कि भैया यही चीज बन गई है। तो अगर तुम चाहोगे इस चीज को वैल्यू लेके हम प्रूफ करके दिखाएं तो हम एक क्लास में करके दिखा देंगे, बट जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम्हें ये याद रख लेना है कि वाई टीपी ऐसे क्यों चेंज होता है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग रेट। तो उसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न होता है? बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तो जब वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न होता है तो यहाँ पे कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है? टीवीसी की बात हो रही है। और फिर वहां पे डिक्रीजिंग रिटर्न आ जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ ऑप्टिमल रेशियो। तो वहां पे जब डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा तो यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो गया। तो इसका अगर हमें डेटा लेना हो, दो डेटा हमारे जरूरत का नहीं है, डेटा लेके हमें ग्राफ याद रखना आईएससी में नहीं बनाना है, डेटा हम सिर्फ समझाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर इसको हम डेटा लेके सॉल्व करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 पे तो 0 होगा, फर्स्ट पे हमने ले लिया 6। अभी डिक्रीजिंग रेट का क्या मतलब है कि देखो 0 से 6 आया यानी कि 6 बढ़ा। डिक्रीजिंग रिटर्न का क्या मतलब है कि हर बार जो नंबर ऐड होगा पहले से छोटा ऐड होगा। तो जब तक डिक्रीजिंग रिटर्न चलेगा छोटा नंबर ऐड होगा। तो पहली बार 6 ऐड हुआ तो अगली बार 6 के बजाय 4 ऐड कर लो 10, 3 ऐड कर लो 13, 2 ऐड कर लो 15। तो जब तक आप पहले से छोटा नंबर ऐड करोगे डिक्रीजिंग रिटर्न चलेगा। एक टाइम के बाद आपको इंक्रीजिंग रिटर्न लाना है तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न ला लो। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब पहले से बड़ा नंबर। यहां 2 ऐड हुआ है तो अब हमने जो है 5 ऐड कर दिया 20, 5 ऐड हुआ है हमने जो है 10 ऐड कर दिया 30, 10 ऐड हुआ है हमने 20 ऐड कर दिया 50। तो यहां पे आप देखो कि पहले कितना नंबर ऐड हुआ 6, फिर कितना ऐड हुआ 4, फिर कितना ऐड हुआ 3, फिर कितना ऐड हुआ 2। तो यहां तक चल रहा है इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, कि हर बार पहले से छोटा नंबर ऐड हो रहा था। फिर उसके बाद देखो कितना ऐड हुआ 5, कितना ऐड हुआ 10, कितना ऐड हुआ 20। तो फिर स्टार्ट हो गया इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब पहले से बड़ा नंबर ऐड हो रहा है। ऐसे डेटा लिया जाता है। डेटा हमने रटा नहीं, बस पैटर्न। अब ये क्वेश्चन नहीं बनता सर रेट कब चेंज करना? भाई आपकी मर्जी, डेटा आप लेना, आप जब चाहो तब चेंज कर दो, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे देखते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस पे कॉस्ट शो कर रहे हैं, आप वेरिएबल कॉस्ट लिख दो। एक्स एक्सिस पे आउटपुट शो कर रहे हैं। क्योंकि 0 पे ये 0 है तो टीवीसी स्टार्ट होगा 0 से, ओरिजिन से। पहले डिक्रीजिंग रेट है तो डिक्रीजिंग रेट ऐसे जाएगा, और फिर इंक्रीजिंग रेट है तो इंक्रीजिंग रेट ऐसे आएगा। ये होगा टीवीसी। इसे कहते हैं कौन सा शेप? इन्वर्टेड एस। याद रखना ये कौन सा शेप है? इन्वर्टेड एस। ऐसे यहां तक डिक्रीजिंग रेट चल रहा है और यहां से इंक्रीजिंग रेट चल रहा है। ये हमने क्यू ले लिया। तो यहां तक क्या है? डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और यहां पे क्या है? इंक्रीजिंग रेट। तो यहां पे जो कॉनकेव है वो डाउनवर्ड है, यहां पे कॉनकेव अपवर्ड है, ऐसे भी बोला जा सकता है। और इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में याद रखो टीपी ऐसा था तो टीसी हमारा कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है। टीवीसी ऐसा चल रहा है। जब यहां पे इंक्रीजिंग रेट था, यहां पे डिक्रीजिंग रेट। जब यहां पे डिक्रीजिंग रेट है तो यहां पे इंक्रीजिंग रेट। इसे मछली शेप भी कहते हैं, मछली जैसा दिख रहा है। ये दोनों को हमने कंपेयर करके एक साथ बताया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीवीसी। एक लास्ट चीज देखते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। और लास्ट क्या है? टीसी, टीएफसी। टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमारे जितने भी ऑब्लिगेशंस है फिक्स फैक्टर्स पे या वेरिएबल फैक्टर पे, इन दोनों का सम होता है टीसी, ठीक है।
टीसी इन दोनों का सम होता है, सिंपल सी चीज है। अब यहां पे अगर हम एक क्यू ले लें, क्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, टीबीसी का भी हम लोग ने डेटा लिया था ना, 0 6 10, 4 बढ़ाया था, फिर 13, फिर 15, फिर 20, फिर मेरे ख्याल से 30 और फिर 50। टीएफसी का डेटा लिया था, हर बार 100 लिया था, तो हर बार 100 ले लो, हर बार 100 ले लो। अभी इन दोनों का सम है टीसी, तो देखो जरा 100 106 10 113 115 120 130 150। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, एट जीरो आउटपुट टीएफसी इज इक्वल टू टीसी, देखो जरा दोनों बराबर है, क्योंकि टीवीसी 0 होता है, बाई टीसी इज सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, एंड सिंस दैट जीरो आउटपुट टीवीसी इज 0, देयरफॉर टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। यानी कि जब हम टीसी का ग्राफ बनाएंगे तो वो 0 पे टीएफसी के बराबर है, तो टीएफसी और वो दोनों एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे। लेकिन उसके अलावा देखो तो टीसी इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो एक ऑब्जर्वेशन हो गई कि दोनों टीसी और टीएफसी सेम है। टीसी और टीएफसी सेम है, तो अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें, समझो जरा, अगर हम एक ग्राफ लेते हैं और ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं तीनों को एक साथ, ओरिजिन कॉस्ट वाई एक्सिस पे, आउटपुट एक्स एक्सिस पे, तो टीवीसी कैसे जाएगा, ये टीवीसी है। अच्छा, डिफरेंट कलर यूज करना है, चलो। अच्छा, ये हमारा क्या बन गया, टीएफसी बन गया, तो टीवीसी और टीएफसी बन गया भाई, ये पैरेलल है और ये ओरिजिन से आ रहा है। अब हमें टीसी बनाना है, तो जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जीरो आउटपुट पे दोनों सेम है, टीसी और टीएफसी, मतलब जीरो आउटपुट पे टीसी यहां से स्टार्ट होगा जहां पे तुम्हारा टीएफसी है, ठीक है। लेकिन टीसी सेम तो नहीं रहेगा, टीसी इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, अगर आप देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर 20 से बढ़ा। मतलब आप अपनी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दीजिए कि टीसी बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, 6 4 3 2 6 4 3 2, मतलब क्या हो गया, पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट, यानी कि टीसी भी बिल्कुल टीवीसी के जैसे ही बढ़ रहा है, विच मीन जो शेप होगा, शेप ऑफ टीसी वो किसके जैसा होगा, शेप ऑफ टीवीसी के जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। दोनों का पैटर्न क्या है, इंक्रीजेज एट, पहले इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। और सेम क्यों ना हो, क्योंकि टीसी इन दोनों का सम है, ये तो कांस्टेंट है, तो टीसी में जो चेंज हो रहा है वो टीवीसी की वजह से हो रहा है ना, तो जैसे जैसे टीवीसी चेंज होगा वैसे ही वैसे टीसी चेंज होगा, विच मीन टीसी का शेप और टीवीसी का शेप सेम रहेगा। एक चीज डन हो गई। तीसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो, इसमें जब भी आप टीसी में से टीवीसी माइनस करोगे आपका आंसर आएगा टीएफसी। जब भी आप टीसी में से टीवीसी माइनस करोगे हमेशा क्या आएगा, टीएफसी। मतलब टोटल कॉस्ट में अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, और हर बार फिक्स कॉस्ट सेम है, विच मीन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जो बीच का डिस्टेंस है वो हर बार सेम रहेगा, मीन ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो अब हमें पता है टीसी यहां से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ऐसे शेप जाएगा और
वो टीवीसी के पैरेलल जाएगा ऐसे। ये जो गैप है ना, ये गैप टीएफसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना यहां टीएफसी होगा उतना ही ये गैप होगा। हमारा गैप मैच नहीं कर रहा है, बट तुम जब बनाओगे तो तुम्हें चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ये गैप यहां पे है, क्योंकि ये जितना गैप है वो टीएफसी को शो कर रहा है, उतना ही गैप यहां पे होगा। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। क्यों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे? क्योंकि जब भी तुम टीसी में से टीवीसी माइनस करोगे, हर बार टीएफसी आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो टीएफसी के बराबर रहेगा, इसलिए ये दोनों पैरेलल चलेंगे। तो टीसी का भी जो शेप है वो वही है, इन्वर्टेड एस वाला है, बस वो ओरिजिन से ना स्टार्ट होगे, वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्यों वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है? क्योंकि टीसी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो आउटपुट पे वो टीएफसी के बराबर होगा, जो कि यहां कहीं पे होता है। तो ये है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई पूछे कि टीसी का शेप ऐसा क्यों है, उसका भी सेम आंसर लिख देना, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सेम एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देना। एक्सप्लेनेशन दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और आज की क्लास में इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज और मार्जिनल पढ़ेंगे।